दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 शुरू की। भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS 2024 शुरू की। मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण यानी फेम योजना द्वितीय की योजनावधि समाप्त होने के बाद EMPS 2024 को लागू करने का प्रस्ताव किया है। फेम द्वितीय की अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। EMPS 2024 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इसका नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन मोबिलिटी को गति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रिक वाहन यानी EVs विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना है। EMPS 2024 की योजनावधि 4 महीने तक की है। योजना के घटकों की बात करें तो इसमें से पहला है सब्सिडी। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। और दूसरा है सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC गतिविधियों तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क सहित योजना का प्रशासन करना। मांग आधारित प्रोत्साहन का लाभ उठाने की शर्तें क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसके लिए मूल उपकरण निर्माता को भारी उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही उनके प्रत्येक EV मॉडल को मंत्रालय से मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। साथ ही प्रत्येक वाहन मॉडल को वाहन दक्षता के मामले में न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना आवश्यक होगा। इसकी पात्रता के अधिकारी सिर्फ वही वाहन होंगे जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत हैं और वे वाहन जो केवल उन्नत बैटरी से युक्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और अनुशंसा समिति का गठन किया गया है। ये समिति EMPS की समग्र निगरानी, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपए भी प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोकराझार गेलीफू और बनारहाट समत्से नामक 2 रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि साल 2024 में 1020 मेगावाट की पुनांत सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना भी चालू हो जाएगी। भारत भूटान संबंधों में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पादित जल विद्युत के व्यापार में विवाद है। बिजली के शुल्क पर समुचित वार्ता नहीं हो पा रही है। भूटान पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादियों और विद्रोहियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम कर रहा है। भारत पहले भूटान को 60:40 मॉडल पर वित्तीय सहायता दे रहा था, लेकिन अब सहायता 30:70 मॉडल पर दी जा रही है। इससे भूटान पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। भारत परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना इसका एक उदाहरण है। भूटान में चीन की बढ़ती भूमिका का भारत पर कैसा असर पड़ रहा है, चलिए इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं।
भूटान चीन के बीच डोकलाम सीमा समझौते पर वार्ता चल रही है। ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के करीब है, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। चीन के साथ भूटान के बेहतर संबंध भूटान के साथ भारत के आर्थिक और ऊर्जा व्यापार संबंधों के समक्ष खतरा भी पैदा कर सकते हैं। भूटान के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध भूटान की भारत समर्थक पारंपरिक विदेश नीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार किया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने पहले के दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने का भी फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये समिति बस्टर्ड के पर्यावासों में जमीन से ऊपर और भूमिगत ट्रांसमिशन यानी बिजली की लाइनें लगाने की व्यवहार्यता और सीमा की जांच करेगी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली की तारों में फंसने से बच जाते हैं। समिति की अध्यक्षता भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के निदेशक द्वारा की जाएगी। समिति को 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। खबर की बेहतर समझ के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका पर्यावास शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि है। वहीं ये सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति भी है। इसकी IUCN स्थिति की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके प्रमुख पर्यावास स्थलों की बात करें तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, गुजरात का नलिया, महाराष्ट्र का वरोरा, कर्नाटक का बेल्लारी आदि हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने पहले के दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने के कारणों के बारे में, और शुरुआत करते हैं बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों से। राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बस्टर्ड का 90% पर्यावास नष्ट हो चुका है। इस पक्षी की आंखें भी अन्य पक्षियों के समान सामने की ओर न होकर सर के किनारों पर होती हैं। इस कारण ये दूर से सामने आने वाली जमीन से ऊपर लगे तारों को नहीं देख पाता है। ये अधिक भारी भी होते हैं, इसलिए नजदीक आने पर बिजली की तारों से बचने के लिए अपने मार्ग जल्दी नहीं बदल पाते हैं। बस्टर्ड के पर्यावास में आने वाला क्षेत्र सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बिजली लाइनों को भूमिगत करना काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि इससे लगभग 55,000 करोड़ रुपए का भारी राजकोषीय बोझ उत्पन्न होगा। साथ ही भूमिगत तारें कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी, जो एक सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि गतिविधियों के कारण ये तारें टूट सकती हैं। बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया। सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI प्रणाली पर यह संकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था। संकल्प के अनुसार ये सभी के लिए सतत विकास सुलभ कराएगा। संयुक्त राष्ट्र के 120 से अधिक अन्य सदस्य देश इस संकल्प के या तो सह प्रायोजक थे या इसे उनका समर्थन प्राप्त है। UNGA का यह संकल्प ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि AI का लाभ सभी क्षेत्रों के देशों और विकास के सभी स्तरों तक पहुंचे। साथ ही इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में क्षमता निर्माण और डिजिटल डिवाइड को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। संकल्प के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ये सभी क्षेत्रों के सदस्य देशों और देशों के भीतर भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्रक, सिविल सोसाइटी आदि को सुरक्षित AI प्रणाली से संबंधित विनियामक तरीका विकसित करने और उसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये संकल्प स्वीकार करता है कि AI प्रणाली के विकास और संचालन के लिए डेटा मूल घटक है। AI प्रणाली की संपूर्ण उपयोग अवधि के दौरान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, संरक्षण एवं प्रसार किया जाना चाहिए। AI के क्षेत्र में समावेशी अनुसंधान, मैपिंग और विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें मौजूदा नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में AI प्रणाली के संभावित उपयोगों से सभी पक्षों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने वाली AI प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
खबर की बेहतर समझ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य परिचर्चा मंच, नीति निर्धारक और प्रातिनिधिक अंग के रूप में एक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो देश सदस्य नहीं है उन्हें इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जा सकता है। अंतर सरकारी संगठन भी यूएनजीए में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्रों और कामकाज में शामिल हो सकते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना मिशन नियुक्त कर सकते हैं। एआई को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम हैं। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, एआई के लिए ब्लेचली घोषणा पत्र, एआई पर वैश्विक भागीदारी यानी जीपीएआई का नई दिल्ली घोषणा पत्र आदि। बढ़ते हैं पांचवी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट समृद्धि और शांति के लिए जल विषय पर केंद्रित है। साथ ही यह रिपोर्ट शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि अगले युद्ध जल के मुद्दे पर होंगे। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। कृषि क्षेत्र लगभग 70% ताजे जल की खपत के लिए जिम्मेदार है। पिछले 60 वर्षों में चाड झील 90% तक सिकुड़ गई है। हालांकि साझा सतही जल पर सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन भूजल संसाधन संरक्षण की अभी भी गंभीर उपेक्षा की जा रही है। साल 2030 तक सभी के लिए जल से संबंधित सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। दुनिया की 50% आबादी साल के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करती है। उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी चीन खाद्य उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता से संबंधित जोखिमों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हॉटस्पॉट्स में शामिल है। जल और समृद्धि के बीच विरोधाभास का मौजूद होना। विकसित जल संसाधन अवसंरचना से समृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि ऐसी अवसंरचना केवल सबसे अमीर देश ही वहन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की तरफ। जल संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन कुछ उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे सीमा पार जल समझौते किए जाने चाहिए। जल अवसंरचना में निजी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार जल तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए साल 2030 तक लगभग 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी। उद्योगों में वस्तु उत्पादन को जल संसाधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए समझे तो टाटा केमिकल्स ने पुनर्चक्रण और बेहतर जल प्रबंधन के माध्यम से 1 वर्ष के भीतर भूजल के उपयोग में 99.4% की कटौती की। चलिए अब जानते हैं जल का शांति और समृद्धि से संबंध कैसा है। जल और शांति। जल संकट के कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय विवादों में वृद्धि, जैसा कि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में देखा जा रहा है। अधिक प्रवासन से बसाहट वाले क्षेत्रों में तनाव बढ़ सकता है। खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। अब समझते हैं जल और समृद्धि के बारे में। जल पर्यावरण को प्राकृतिक रूप में बनाए रखने में मदद करता है। निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में लगभग 70 से 80% रोजगार जल पर निर्भर है। पानी समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लड़कियां और महिलाएं जल संकट का सामना सबसे पहले करती हैं, क्योंकि यह उनकी शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और सुरक्षा को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF द्वारा वित्त पोषित फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी FARM फार्म कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फार्म कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। यह $379 मिलियन के वित्त पोषण वाली एक पहल है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के पहले ठोस प्रयासों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत कुछ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि खाद्य उत्पादन में हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना, कम या बिना रासायनिक इनपुट्स वाले विकल्प अपनाने को बढ़ावा देना आदि। ये कार्यक्रम कुछ चीजों का समर्थन भी करेगा,
जैसे स्थायी जैविक प्रदूषकों यानी पीओपी से युक्त एग्रोकेमिकल्स और एग्रो प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाले सरकारी नियमों को तथा बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाना। प्रभावी कीट नियंत्रण, उत्पादन संबंधी विकल्पों की उपलब्धता में सुधार तथा संधारणीय उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करना। फार्म के सदस्य हैं भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओ, पीडीआर, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी कर रहा है। वहीं इसे एशियाई विकास बैंक एडीबी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूएनआईडीओ द्वारा लागू किया जाएगा। देशों में इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि एवं खाद्य संगठन यानी FAO की होगी और इस कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष है। खबर में आगे बढ़ते हैं और फार्म कार्यक्रम का महत्व समझते हैं। हर साल लगभग 4 बिलियन टन कीटनाशक और 12 बिलियन किलोग्राम एग्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम इस समस्या से निपटने में सहायक होगा। अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग और एग्रो प्लास्टिक के कुप्रबंधन से विषाक्त पीओपीज पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। पीओपीज ऐसे केमिकल्स हैं जो पर्यावरण में विखंडित नहीं होते हैं तथा हवा, जल एवं भोजन को दूषित करते हैं। वर्तमान में किसानों को बेहतर विकल्प अपनाने के लिए काफी कम प्रोत्साहन दिया जाता है। इस वजह से किसान उन विकल्पों को ज्यादा अपनाते हैं जो संधारणीय विकल्पों की तुलना में सस्ते होते हैं। आखिर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसे 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान स्थापित किया गया था। GEF 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। ये सभी दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। ये सुविधा 5 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशंस के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है। मरकरी पर मीना-माता कन्वेंशन, स्थायी जैविक प्रदूषकों यानी पीओपीज पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन यानी UNCBD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC। GEF का ट्रस्टी विश्व बैंक है और भारत सहित विश्व के 186 देश इसके सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं शेर सिंह शाह। उनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता का नाम पदम सिंह शाह और माता का नाम देवकी देवी था। उन्होंने गुप्त रूप से स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता का प्रसार किया था। उन्होंने नाला के ललिता माई मंदिर में शपथ लेते हुए घोषणा की थी कि वे जीवन भर देश की सेवा करेंगे। उन्होंने केदार घाटी से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। साथ ही कासरगोड और बरमवाड़ी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष भी किया था। भारत सरकार ने उन्हें 1972 में ताम्र पद से सम्मानित किया था। हम श्री शेर सिंह शाह जी से साहस, देशभक्ति, दृढ़ता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए डाक मत पत्र अधिसूचित किए हैं। डाक मत पत्र डाक के माध्यम से मत डालने का एक तरीका है। ये सुविधा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण अपना मत नहीं दे पाते। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP प्रेसिडेंसी के ट्रॉयका ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य हेतु उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है। शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये पहल कुछ चीजों पर बल देती है, जैसे कि SCO सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरैक्शन, नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना आदि।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम के गठन को मंजूरी दी है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा। अर्थ आवर का आयोजन 23 मार्च को रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक किया जाएगा। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट्स आउट कार्यक्रम के रूप में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के निर्माण और पाइपलाइनों को बिछाने जैसी रैखिक या लीनियर परियोजनाओं के लिए सामान्य मिट्टी खोदने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया। हाल ही में केरल में स्थित मुन्नार में एक ब्लैक पैंथर देखा गया। ब्लैक पैंथर वास्तव में कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ये जीनस पैंथेरा के मेलेनिस्टिक लक्षण वाला सदस्य है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एस्ट्रोमेट्री सैटेलाइट गेया ने मिल्की वे के सबसे पुराने निर्माण खंडों की खोज की है। उन्हें शिव और शक्ति नाम दिया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।